Hi students, welcome back. Today we will discuss the next part associated with the female reproductive system, that is vagina. So it is also known as the birth canal. Uh, at the end of this session or in between my session, we are able to answer few questions. What is the relation between wine to that of the vaginal secretion? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्पर्म्स हैं जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो एंटीजन एक्ट क्यों नहीं करते, उनकी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाती है, और मेल की अपनी बॉडी में भी एंटीबॉडी या एंटी स्पर्म एंटीबॉडी क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर जो है हम लास्ट में देखेंगे। सो चलते हैं, बात करते हैं वजाइना की। वजाइना जो है हमने कह दिया कि वो जो है बर्थ कैनाल है, मतलब बेबी का बर्थ जो है वो इसी रूट के थ्रू होता है। और इसके अलावा जो है वजाइना आपका ये काम भी करती है कि वजाइना से जो है अगर हम डायग्राम में कहीं देख पा रहे हों तो ये पूरा पार्ट जो है वजाइना का है, ये नीचे वाला, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, ऑल दैट हम। और मेंस्ट्रुएशनल फ्लो भी यहीं से होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल फ्लो भी यहीं से होगा। और बेबी जो यहाँ इम्प्लांट होगा उसके बाद उसका बर्थ होगा तो वो भी यहीं से होगा। तीसरा जो है इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान कॉशियस, जिसको इंटरसेक्सुअल कोर्सेज बोलते हैं हम, मेल का इरेक्टाइल पेनिस जो है फीमेल के इसी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो क्या करेगा, इंटरसेक्सुअल का प्रोसेस जो है वो रन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वजाइना जिसको हम बर्थ कैनाल कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर, फाइब्रोमस्कुलर कह रहे हैं, प्लस इलास्टिक बट कर्व्ड। इलास्टिसिटी है इसमें, क्यों है, वो स्मूथ मसल्स की वजह से है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको कहीं बात करें कर्व्ड, तो एंगल ऑफ 45 डिग्री का एंगल बनता है इसका यूट्रस के साथ, हम आगे देखेंगे एंगल किस तरह से है। इस तरह नॉर्मल फीमेल में 128 डिग्री का एंगल है अगर हम नॉर्मल उसकी पोजीशनिंग की बात करें। और ये अगर लैग स्टेट में है या तो एच शेप की बनती है या डब्ल्यू शेप का बनता है, ठीक है, एच शेप या डब्ल्यू शेप का बनता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसकी शेप और साइज, शेप हो गया, साइज की बात करते हैं। कहता है इसका साइज जो है वो वेरी करता है 10 to 15 सेंटीमीटर, और इस ट्यूब का साइज फीमेल टू फीमेल वेरी करता है भाई, सब में ऐसा नहीं है। नली पैरस और मल्टी पैरस फीमेल्स में जो है, या जो वर्जिनिटी के बाद फीमेल में जो है इसका जो है वो साइज भी वेरी करता है, ठीक है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। मान लीजिए कोई फीमेल ने फर्स्ट टाइम सेक्स किया है, उसकी विड्थ और एज वेल एज नॉर्मल वर्जिन फीमेल की, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। और ये नियर अबाउट 5 to 6.5 मीटर्स तक वाइड चौड़ी रहती हैं, ठीक है। और ये भी वेरी करता है, जो इसका विड्थ है ये भी वेरी करती है। कहाँ लोकेट करती है ये, कहता है ये इसकी लोकेशन है इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर टू दैट ऑफ रेक्टम। अगर हम यहाँ देखें, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में कहीं ये लोकेट करती है। ये देखिए, ये पार्ट देख लीजिए एक बार, फिर आपको रिवाइज हो जाएगा, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पूरा पार्ट आगे वाला, ये रेड जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे का सारा ये यूरिनरी ब्लैडर है। और फीमेल में क्योंकि दो ओपनिंग होती है, मैंने कहा जब वेस्टिब्यूल हम आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में, विल्वा में, तो तब देखिएगा एक ये बाहर की ओपनिंग है जिसको हम यूरिथ्रल ऑरिफाइस कह रहे हैं, इससे जो है यूरिन फीमेल में बाहर आता है, ठीक है। इसी के पीछे इमीडिएट जो है दूसरा स्ट्रक्चर रहता है, ये जो दिख रहा है आपको पूरा, जहां में पेन रखे हुए हूँ, ये वजीना है, ठीक है। तो इसको बाहर जो है एक्सटर्नल, इसकी भी ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, वेजिनल ऑरिफाइस, ठीक है। इसी से जो है अंदर ये पूरा पार्ट यहाँ जो है ये सारे के सारा वजीना है, यहाँ तक ही पीछे आगे हम पढ़ चुके हैं इसको, यूट्रस को हम पढ़ चुके हैं। तो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वजीना है। तो मैं इसकी पोजीशन की बात कर रहा था कि ये पीछे रहा क्या, रेक्टम जो एनस से ओपनिंग है, ठीक है, आगे रहा यूरिनरी ब्लैडर जिसकी यूरिथ्रल ऑरिफाइस से ओपनिंग है, और इन दोनों के बीच में लोकेट कर रहा है क्या, आपका वजाइना। ये देखिएगा, ये रही यूटरस ऊपर और ये रहा पार्ट वजीना का, ठीक है। ये साइड व्यू में आप देख लीजिए, थोड़ा सा एनलार्ज देख लीजिएगा इसको। हम दूसरी तरह से कहें, स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से शुरू है, स्टार्ट्स फ्रॉम इनर सर्विक्स टू वल्वा। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें कि ये स्ट्रक्चर बाहर से तो हमें दिख गया,
लेकिन जो हम स्ट्रक्चर अगर हम यूट्रस से आगे इसको लेके बात करें तो यूट्रस की ये वाला पार्ट था जिसको हमने सर्विक्स कहा था, ये ऐसे राउंड सा पार्ट है ऐसे, ठीक है। और इसी पार्ट से नेक्स्ट ये आके ओपन हो रहा था सर्विक्स किसके बीच में, वजाइना के बीच में। और ये वजाइना जो है ये बाहर आके कहाँ ओपन हो रही है, ये देख लीजिएगा, ये है वो स्पेस दैट इज वेजिनल ओरिफाइस और वेजिनल एंट्रेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या था, दैट इज सर्विक्स पार्ट। हम आगे हम पढ़ेंगे डायफ्राम वगैरह, वो फीमेल में यहीं पे अटैच होते हैं, ठीक है, यहीं फिट करते हैं उनको। ऐसी कौन सी बात है कि जो हम बात करते हैं IUCDs इंट्रायूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वो इस एरिया में आके कैसे फिक्स हो जाती हैं, या डायफ्राम कैसे फिक्स, क्योंकि यूट्रस हमें सेक्शन में ऐसी दिख रही है सर्विक्स, लेकिन ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर है, हम इसको पढ़ चुके हैं। वहां जाके कप्स फिट हो जाते हैं और इस रीजन में कहीं जैसे कॉपर टी वगैरह है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर इस पार्ट में जो वजाइना का पार्ट है जिसको फॉर्निक्स बोलते हैं, इसमें जाके फिट हो जाता है। इसको आगे देखते हैं, चलिए इससे आगे की बात कर लेते हैं। ये इस पार्ट में एबिलिटी है कि ये स्ट्रेच कर सकता है, तो इसका साइज देख लीजिए कितना है, विड्थ देख लीजिए कितनी है, और बच्चे को बर्थ दे रहा है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है। तो वो स्मूथ मसल्स की वजह से जो है स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। हाँ, एक चीज दो चीजें और ऐड करता चलूं, इसमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी है। सर्टन मेडिकेशन चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर सकती है, सर्टन हार्मोन्स एब्जॉर्ब करती है, कंट्रासेप्टिव्स हार्मोनल जैसे जेलीज वगैरह हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करती है, कंट्रासेप्टिव्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है ये, ठीक है। और जब फीमेल में बेबी का बर्थ हो जाता है तो 6 to 12 वीक्स लगते हैं इसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। ये यूट्रस के केस में भी आपको मैंने बताया था कि वो एक्सपैंड करके एक ऑरेंज के साइज से एक्सपैंड करके, तो वो सेल फोन स्मार्टफोन के साइज से एक्सपैंड करके एक वाटरमेलन के साइज का होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर हम इसके अगर पार्ट्स की बात देखें तो ये कौन कौन सा एरिया जो है इसमें दिखता है हमें डिमार्केटेड, कौन कौन सा एरिया है। ये थी सर्विक्स का पार्ट एक्सटर्नल ओएस, उसके बाद ये पूरे का पूरा नीचे वजाइना है। वजाइना का ये पार्ट हम कहें, ये जो इस तरह से एक्सपेंडेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। मैंने कहा कि ये रिसेस है जिसके बीच में आके ओपन हो रहा है क्या, ये सर्विक्स। तो इस एरिया में मैंने कहा हमने इसी एरिया को यूटिलाइज किया, तो जैसे कॉपर टी वगैरह है उसको हम जो है इसी एरिया में जाके जो है वो फिक्स करते हैं अंदर। तो इस ऊपर एरिया में जो नीचे आया हुआ है इसका एक्सटर्नल ओएस वाला पार्ट सर्विक्स का, इसमें जाके हम कप्स वगैरह फिट करते हैं। तो ये इसका फॉर्निक्स पार्ट है, ये इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसी तरह हम बात कर रहे थे फॉर्निक्स बॉडी पार्ट, वजाइनल ऑरिफाइस, वजाइनल ऑरिफाइस मैंने क्या कहा, जो ओपनिंग है बाहर। इसके अलावा इसमें इस तरह की ये लाइनिंग देख पा रहे होंगे आप, ये इनको वेजाइनल रियुगे कहते हैं। ये क्या है, ये कैसे बने हुए हैं, कहता है कुछ लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से, यहां देखिएगा आप लॉन्गिट्यूडनल रिजिज, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल रिजिज हैं और उनके ऊपर इस तरह ट्रांसवर्स फोल्ड्स। ये ट्रांसवर्स फोल्ड्स और जो रुके हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, देखिए नॉर्मल अगर हम यूट्रस इसकी बात करें तो ये बिल्कुल अगर नॉर्मल स्टेट में रहती है तो बिल्कुल स्किन के फोल्ड्स जो हैं बाहर बने हुए दिखते हैं इसमें। जब ये रिलैक्स स्टेट में होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कुछ और। जब इंटरसेक्सुअल कोर्सेज होते हैं, मेल का इरेक्टाइल पीनिस यहाँ पे एंटर होता है तो उस टाइम क्या होता है, इसी रुगे के ऊपर उसका जो ग्लैंड्स ऑफ पीनिस है, मेल के पीनिस का ये जो ग्लैंड्स ऑफ पीनिस है आगे ये टॉप वाला पार्ट, यही जो है रब करता है यहाँ और सेक्सुअल प्लेजर देता है। और इसी रबिंग की वजह से, क्योंकि वहाँ हाई नर्व एंडिंग है, वो ऊपर जाके ब्रेन में स्ट्राइक करते हैं और एजैकुलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये फीमेल टू फीमेल वेरी करती हैं, कुछ में कम है कुछ में ज्यादा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये रहती हैं यहीं पे। मैंने कहा जब इंटरसेक्शुअल कोर्सेज के दौरान, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ हो रहा है, क्या फीमेल में वजाइनल फार्ट्स होते हैं? फार्ट्स मतलब जिसको पादना बोलते हैं, फ्लैटुलेंस, तो वो तो नॉर्मल हो गया। हमारे केस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो रेक्टम एनस से बाहर आता है, तो क्या यहाँ भी फीमेल के वजाइना में भी फार्ट्स होते हैं, फ्लैटुलेंस होते हैं? जी हाँ होते हैं। जैसे ही रेक्टाइल पीनिस अंदर जाता है, वो प्रेशर की वजह से समटाइम्स जो है गैस रिलीज होती है, दैट एयर रिलीज होती है, दैट वेरी गैस नॉट प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ ऑडरस स्मेल्स, किसी तरह की बदबू नहीं है उसमें, जैसे हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन के प्रोसेस से आई हुई गैस है जो एनस से बाहर आ रही है, और ये उस तरह की नहीं है, ठीक है। प्रेशर की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम वेजिनल
फार्ट्स भी बोलते हैं, और इसको हम क्वीफिंग बोलते हैं। वेजिनल फार्ट्स को क्वीफिंग और वेजिनल फार्ट्स, ये प्रेशर से जो एयर एंटर होती है अंदर, खास करके इंटरसेक्शुअल कोर्सेज के दौरान जो है जो ज्यादा आवाज आती है इसकी। ठीक है, तो हमने बात की कि एक तो इसका रीजन हो गया फॉर्निक्स। ठीक है, ये पार्ट, इसके इस बॉडी वाले पार्ट में वजाइना में हमें दिखे क्या, रुगे। ठीक है, ऊपर हो गया फॉर्निक्स, बॉडी में रुगे दिखे, और नीचे जो है ये थर्ड जो पार्ट ओपन होके बाहर आ रहा है। ठीक है, जहां से सिक्रीशन बाहर आएंगी, वेजिनल एंट्रेंस और वेजिनल ऑरिफाइस कहते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है अब बाहर, बिल्कुल बाहर, इस वेजिनल एंट्रेंस को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं, वेजिनल एंट्रेंस को एक तरह की मेम्ब्रेन सी कवर करके रखती है। जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तो ये स्टार्टिंग में ये मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है, और ये मेम्ब्रेन इस तरह से पोरस होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन को, जिसको हम कर्टन भी कह सकते हैं वजाइनल ऑरिफाइस का, वजाइना का, या हम इसको गेट कीपर भी कह सकते हैं, लेकिन ये गेट कीपर जो है ये किसी को अंदर बाहर आने जाने से रोकता नहीं है। ठीक है, तो ये कर्टन को हम कह रहे हैं हाइमन, HYMEN। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। पहले, अभी भी कहीं कल्चर है इंडिया में, अभी भी कुछ लोग हैं जो अगर फीमेल की ये हाइमन रप्चर हुई हो तो वो ये मानते हैं कि फीमेल ने किसी के साथ इंटरसेक्सुअल कोर्सेज करे हैं, या उसकी वर्जिनिटी कहीं ना कहीं, कुंवारापन जो है वो खत्म हुआ है, तो इसको साइन मान के चलते हैं अभी भी कुछ लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाइमन रप्चर हो सकती है भाई, ये हैवी एक्सरसाइजेस करने से रप्चर हो सकती है, ये राइडिंग करने से रप्चर हो सकती है, स्विमिंग करने से रप्चर हो सकती है, ये फिजिकल विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो तब भी जो है ये रप्चर हो सकती है। तो इसको हम ये मान के चलें कि ये टैबू बना दें इसको, कि हाइमन जो है वो फीमेल में अगर इंटरसेक्सुअल कोर्सेज हुए तभी हाइमन ब्रेक होती है, तो इसको हम कहीं जो है वो नहीं मान के चलेंगे। तो हाइमन वो कर्टन है, वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो वेजिनल ऑरिफाइस के बाहर है। ठीक है, तो ये पोरस होता है। कहता है कईयों में ये वजाइना जो है वो पोरस नहीं होती है, मतलब उनमें ये वजाइना जो है उसमें इसी तरह की ये सिक्रीशन बाहर निकलने के लिए किसी तरह की कोई परफोरेशन नहीं होती है। उस तरह की हाइमन में जिसमें किसी तरह की कोई परफोरेशन नहीं होती, मटेरियल बाहर नहीं आता है, इस तरह की हाइमन को हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन। कईयों में इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान जो है ये टूटती है। ठीक है, और कईयों में ये टूटती ही नहीं है, स्टार्टिंग में फीमेल में ये ब्रेक ही नहीं होती है, तो उस टाइम उसको जो है फिर ऑपरेट करके जो है वो रिमूव करना पड़ता है इसको, इम्परफोरेट हाइमन को। हाइमन क्यों है, एक क्वेश्चन बनता है। एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें तो हाइमन क्यों है, हाइमन की क्या जरूरत रही, तो ये कहीं मान के चलते हैं कुछ लोग कि हाइमन की वजह से जो है बाहर से इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो फीमेल में बहुत कम रहते हैं। और अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो बातें समझिएगा बच्चे। एक क्या कि हम अगर बात कर रहे हैं वजाइना की, क्या वजाइना और हाइमन दोनों सेम हैं? कहता नहीं, इन दोनों के टिश्यूज जो हैं डिफरेंट हैं। वजाइना को हम अगर एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो हमें पढ़ा था कि मुलेरियन डक्ट, वॉल्फिन डक्ट से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ट्रैक्ट पढ़े थे, मुलेरियन डक्ट से वजीना, ये वजीना इधर से बनी है। और अगर हम हाइमन की बात करें तो हाइमन जो है वो सब फेरेंजियल, सॉरी यूरोजेनाइटल साइनसिस से बनी है। यूरोजेनाइटल साइनसिस से हाइमन बनी है। यही यूरोजेनाइटल साइनस अगर वर्टिब्रेट्स में बात करें तो क्लोका बनाता है। क्लोका क्या है? जो यूरिन प्लस फिकल मैटर प्लस इंटरसेक्सुअल कोर्सेज कॉइशस में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया वर्टिब्रेट्स के केस में। हमारे केस में यही यूरोजेनाइटल साइनसिस वहां क्लोका बनाता है और यहाँ ये हाइमन की फॉर्मेशन करता है। तो इन दोनों का ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। ठीक है,
ये यूरोजेनाइटल साइनसिस से डेवलप हुई और ये मलेरियन डक्ट से जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, चलिए इसे आगे चलते हैं। हमने क्या दिया, ये कर्टन है, ठीक है, हाइमन जो है वो कर्टन है, इसको हम वर्जिनिटी का साइन मान के चलते थे पहले, अब ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं, इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्लास में कुछ क्वेश्चन हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकली कि ये जो हम जो हम वजाइना पढ़ रहे हैं, ये वजीना जो है ये हिस्टोलॉजिकली किस किस तरह के टिश्यू से बनी है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। ये 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर को हम एडवेंशिया बोल रहे हैं, इसकी मिडल लेयर को हम मस्कुलैरिस बोल रहे हैं, और इसकी इनर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूकोसा। तो कहता है जो आउटर लेयर है दैट इज वो लेयर एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है, जो वजाइना को एंकर करते हैं, एंटीरियरली वजाइना को एंकर करते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने कहा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, जो एंटीरियरली वजाइना को अगर एंकर करती है तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, पोस्टीरियरली यही स्ट्रक्चर रेक्टम और एनस के थ्रू जो है इसको होल्ड करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। मिडिल की लेयर की जो बात कर रहे थे, जो सेंटर की इसकी लेयर होगी, मैं ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और इनर सर्कुलर मसल्स हैं। इन्हीं मसल्स की वजह से जो है वो स्ट्रेच होती है, ठीक है। तीसरा, इसमें याद रखिएगा किसी भी तरह के कोई ग्लैंड्स नहीं है इसके टिश्यूज में। फिर सवाल उठता है सर वेजिनल सिक्रीशन क्या है? वजाइनल सिक्रीशन बेसिकली जो है ये सिक्रीशन ऊपर से यूट्रस से सिक्रीट होती है, ठीक है, वही सिक्रीशन नीचे आती है, ठीक। और इसमें कोई सी तरह का कोई ग्लैंड नहीं है, सिक्रीशन है लेकिन ग्लैंड्स किसी तरह के जो हैं वो नहीं है। तो इसकी सिक्रीशन जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, चलिए इससे आगे जाके डिस्कस करता हूं। यहां पे अगर हम तीसरी लेयर इसकी देखें, सबसे अंदर वाली, ये मैंने कहा बाहर वाली एडवेंशिया, इसको मैंने क्या कहा, आउटर एडवेंशिया। उससे अंदर मस्कुलर लेयर है लॉन्गिट्यूडनल बाहर, और सर्कुलर मसल्स की अंदर, कहता है उसके अंदर जो तीसरा पार्ट है, बाहर वाली को एडवेंशिया कह दिया, सेंटर वाली को मस्कुलैरिस, और जो अंदर होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, म्यूकोसा, ठीक है। इस म्यूकोसा में कहता क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स, मतलब ढेर सारी लेयर्ड वाले स्ट्रेटिफाइड, लेकिन उनमें केराटिन प्रोटीन नहीं है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल से बनी हुई लेयर है जो अंदर की तरफ है। यही लेयर आपके माउथ में, इसोफेगस में, आपके एनल कैनाल में, वजाइना में, इनर लाइनिंग लिप की, ये इन जगह पे जो है वो मौजूद है। और इसी में अंदर म्यूकोसल सेल से सिक्रीशन होती है, ग्लैंड्स नहीं है। मैंने कहा म्यूकोस सेल से सिक्रीशन होती है, और ये म्यूकोसा सेल इसके ग्लाइकोजन भी स्टोर करते हैं, जो ग्लाइकोजन ऊपर से बनी है, कहां से, यूट्रस से। तो ये ग्लाइकोजन, सुनिएगा अब इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, स्पेशली वजाइना में जो ग्लाइकोजन है, ये आप लेयर्स भी देख सकते हैं, ये देखिए स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू अंदर बताया, स्मूथ मसल्स अंदर बताए हूं। कहता है इस एरिया में, यहां पे इस ग्लाइकोजन के ऊपर सर्टन बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करने लगते हैं, मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहना शुरू होते हैं। वो ग्लाइकोजन इसकी यूज करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से इसका पीएच जो है वो 3 से 4.5 हो जाता है, पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन किसका, वजाइना में। मैं क्यों इसको वाइन के साथ कंपेयर कर रहा था, वाइन का पीएच भी जो है 4 to 4.5 के साथ रहता, तो इसलिए मैंने कहा था क्या वजीजन सिक्रीशन और वाइन का कोई आपस में रिलेशन है, तो वो बात यही है कि यह पीएच जो है वो इसका है। अब इसमें बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हार्बोर करता है, इसके अलावा जो है लैक्टोन्यूस्टॉक बैक्टीरिया जो है हार्बोर करता है, जिसको डॉडरलिन्स बैक्यूलस भी बोलते हैं हम। तो इनकी उस एनारोबिक वे ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड हाईली एसिडिक मीडियम यहां प्रोड्यूस कर देता है, तो ये स्पर्म्स को भी किल करता है। ये नहीं चाहता ये वाला इस एरिया में, वजाइना में, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो ये माइक्रोब्स की वहां पे ग्रोथ ना हो, इसलिए एसिडिक नेचर वहां पे रखता है। अब स्पर्म्स किल हो जाएंगे भाई जब हम इंटरसेक्सुअल कोर्सेज करेंगे, ये तो क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है, जैसे ही फीमेल के साथ मेल इंटरसेक्सुअल कोर्सेज करता है, तो मेल के जो सेमन आते हैं, सेमन मतलब स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स,
उसमें जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है वो इस सारे के सारे पीएच को हाई कर देती है, मैं एसिडिक से न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी क्या, फीमेल के वजाइना में पीएच की और इनर म्यूकोसा सेल्स की। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स मैंने कहा ऐसा काम करते हैं। एक चीज यहां और है, क्या ये रीजन जो है वो एड्स काज करने में हेल्प करता है? जी हाँ, क्योंकि इस एरिया में डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं एचआईवी पॉजिटिव को। ठीक है, जैसे HLA सेल होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सेल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। इस बात को अगर आप समझें कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करती है। इससे आंसर जो है दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका भी जवाब आ जाएगा कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है, हमारे अपने सेल और बाहर के सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। तो क्या करते हैं ये सेल्स जो हैं अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो वो उसको अपने ऊपर बाइंड करते हैं। किल करने के डिफरेंट वेज हैं, वो अनजाने में ही उसको बाइंड करते हैं और वहीं से उनको रास्ता मिल जाता है और एचआईवी जो है वो मूव कर जाता है। हालांकि वो आगे जाके लिम्फ नोड्स में चला जाता है, वहां पे जाके जो है वो जिन सेल्स में CD4 प्रोटीन रिसेप्टर बाहर होंगे उनको कैच करके जो है वो इन्फेक्ट कर देगा, उनके ऊपर एक्शन कर देगा, अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर देगा। यहीं पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यहां पे अगर एक मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस किए हैं, फीमेल के साथ इंटरसेक्शुअल कोर्सेज किया है, तो फीमेल की बॉडी के लिए मेल के स्पर्म तो एंटीजन होने चाहिए, वो फॉरेन पार्टिकल होने चाहिए। वहां क्यों नहीं रिएक्शन होता? वहां पे क्यों नहीं फीमेल की बॉडी जो है उन स्पर्म्स को किल कर देती है कि नहीं ये फॉरेन पार्टिकल से उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए जाएं? इसका आंसर सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वजाइना में कहीं पे भी ब्लड वेसल्स कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। क्या? स्पर्म्स अगर कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी वाला एक्शन होगा। क्योंकि इस ट्रैक्ट में वो नहीं आते हैं इसलिए कोई भी असर नहीं होता है। हाँ, अगर इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान कई फीमेल्स में या मेल्स में भी एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बन जाते हैं, मतलब स्पर्म के खिलाफ ही, मेल के शरीर में भी फीमेल के शरीर में भी। मेल के शरीर में पहले क्यों नहीं बनते ये सवाल है, नॉर्मल क्यों नहीं बनते? कभी बन जाते हैं, ये तो अलग बात, एक्सेप्शन होगी। क्योंकि याद रखिए आपने मेल के जो है टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो मेल के ये स्पर्म कभी भी डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं है। सर्टोली सेल्स ने हमें वहां पे गैप जंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, वो टाइट जंक्शंस पढ़े थे, उससे ये कॉन्टैक्ट में लाने ही देता, ये ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं है। जब ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आते तो उसके ऊपर डिफेंस मैकेनिज्म कहां से हावी होगा? इसीलिए हाँ, अगर कहीं ऐसा होता है, वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो फिर एंटीस्पर्म एंटीबॉडी बन जाएगा, वरना नॉर्मल मेल में ऐसा नहीं होता। स्पर्म्स के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती। ऐसे ही फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके भी कुछ नहीं होता। तब होगा जब फीमेल में कहीं वहां पे किसी तरह की एब्रेशन होगी, किसी तरह का कट होगा, किसी तरह की ब्लीडिंग होगी। अगर वो उस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एंटीस्पर्म एंटीबॉडी बनेंगे। तो ये हाँ, इसी से एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि जब हम एड्स की बात करते हैं, मैंने कह दिया स्पर्म्स जो हैं वो नहीं किल होंगे, ना नॉर्मल मेल की बॉडी में ना फीमेल की बॉडी में उसके एंटीस्पर्म एंटीबॉडी बनेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि अगर एक फीमेल HIV पॉजिटिव है, उसको एड्स है, तो मेल उसके साथ इंटरसेक्सुअल कोर्सेज करता है, तो वो कैसे HIV पॉजिटिव होता है? मैंने इंटरसेक्सुअल कोर्सेज कहा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कहा, बाकी मेथड्स छोड़ दीजिए। ठीक है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहा हूं कि फीमेल के साथ अगर मेल इंटरसेक्सुअल कोर्सेज करता है तो उसको कैसे इफेक्ट होता है। मतलब फीमेल पॉजिटिव है, मेल नेगेटिव है, तो मेल कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? कहता है उसके कुछ रीजंस हैं। कहता है कि अगर मेल का पीनिस जो फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी तरह से ब्लड के कांटेक्ट में आता है। मान लीजिए मेल के इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान जो है कहीं उसमें पीनिस में किसी तरह का कट लगता है, किसी तरह की ब्लीडिंग होती है, तब ऐसा हो सकता है। या फिर कहता है यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिथ्रा मॉइस्ट एरिया है, उस यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो HIV जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो फीमेल के और मेल के केस में फीमेल को ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू मेल। मेल में ऐसा बहुत कम होता है, फीमेल में इसलिए ज्यादा होता है। इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान जो है मैक्सिमम फीमेल के इस वजाइना में जो है एब्रेशंस होती हैं, कट्स वगैरह लग जाते हैं, उसकी वजह से जो है फीमेल को ज्यादा रिस्क रहता है। अब एक और क्वेश्चन यहां जनरेट होता है कि क्या एनल सेक्स और
वजाइनल सेक्स दोनों में से खतरनाक कौन सा है एड्स के लिए? अगर किसी पर्सन को एड्स से बचना है, सोच रहा हो कि वजाइनल सेक्स करे या एनल सेक्स करे, तो उसको लग रहा होगा एनल सेक्स जो है वो सेफ है, लेकिन जो एड्स की पॉजिटिविटी है वो एनल सेक्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि एनल सेक्स में जो है वो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा जो है उसकी वजह से जो है वो जो एड्स होती है वो उसकी वजह से ज़्यादा होती है। तो ये थी बात एड्स और इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की। तो ये पूरा पार्ट था दैट इज वजाइना और बर्थ कैनाल जिसको हमने कहा। तो फंक्शंस में हमने इसके कहा, एक तो इसमें से जो है बेबी जो यहाँ पे डेवलप इम्प्लांट हुआ है वो बेबी बर्थ लेगा, एक दूसरा है इसमें से मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा, तीसरा इंटरसेक्शुअल कोर्सेज में ये काम कर रही है। अब कई बार क्या होता है कि कई फीमेल्स में, जैसे बर्थ के हिसाब से हम बात करें, तो जब बेबी जो है, मान लीजिए कि बेबी अंदर हैवी हो गया है, 3-3.5 किलो 4 किलो तक हो गया है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी करना पड़ता है। देखिए डिलीवरी के लिए ये मसल्स बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। यही पुश करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, बेबी के बाहर निकलने के लिए भी स्पेस देखिए कितनी है और बेबी कितना बड़ा है, उसको बाहर निकालना है। तो ये हालांकि हार्मोनल प्रोसेस भी है, लेकिन निकलना तो इसी कैनाल से है। कई बार क्या होता है कि वहां पे जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको जो है हम कट लगाते हैं आगे बाहर। कहाँ कट लगाते हैं, यहाँ देखिएगा, ये पेरिनियम पार्ट है जो एनस और इस एक्सटर्नल जेनिटलिया वुल्वा के बीच में है। यहाँ पे जो है वो कट लगाते हैं। उसी कट लगाने के प्रोसेस से जो बेबी जो है वो इजीली बाहर होता है, जिसको हम एपिसियोटोमी बोलते हैं, ठीक है। ये कट लगाते हैं जिससे बेबी जो है वो इजीली बर्थ ले सकता है। तो हमने कहा कि वाइन और इसका क्या रिलेशन है, हमने कहा कि पीएच जो है इस वाइन जैसा है, सिमिलर है। स्पर्म्स किल नहीं करते हैं, ना मेल की अपनी बॉडी में ना फीमेल की बॉडी में किल होते हैं एंटीस्पर्म एंटीबॉडी की वजह से। और हमने कहा कि वेजिनल फार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हो गया जो एयर प्रेशर से इंटरसेक्शुअल कोर्सेज के दौरान जाती है। और कुछ पोजीशंस जो सेक्स पोजीशन है उनमें ज्यादा होता है, जैसे डॉगी पोजीशन या कुछ इस तरह की पोजीशन हैं। और फीमेल से मेल को सेक्स जो है एड्स कैसे हो सकती है वो भी हमने डिस्कस किया। एंटीस्पर्म एंटीबॉडी हम लोगों ने डिस्कस किए। और वजाइनल सेक्स या एनल सेक्स दोनों में से रिस्की कौन सा है, तो एनल सेक्स की हमने बात की। हाइमन हमने कह दिया कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। और वजाइना और हाइमन के एपिथेलियम सेल्स में किसी तरह का डिफरेंस है या नहीं है। इसके बाद एक चीज और है जिसके ऊपर बड़ी रिसर्च चलती है, एक जी स्पॉट फीमेल में मान के चलते हैं कि जो जी स्पॉट जो है फीमेल में, वो ऐसा स्पॉट है जो कि क्लाइटोरिस जैसे टिश्यूज ही हैं उसमें, और हाईली सेंसिटिव पार्ट है और हाईली प्लेजरेबल पार्ट है। इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान अगर फीमेल में ऑर्गेस्म जो है वो जनरेट करना हो या उसको सेक्सुअल प्लेजर देना हो, क्लाइटोरिस को छोड़ के ये जी स्पॉट जो है वो जो है बड़ा रिसेंट चर्चा में रहता है। तो कहते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये नियर अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर इस ऊपर वाले एरिया में कहीं होता है, यहाँ ऊपर वाले एरिया में यहाँ कहीं होता है। उसको मान के चलते हैं कि अगर उसको रब किया जाए तो फीमेल जो है वो ज्यादा जो है वो प्लेयर फील करती है, ठीक है। कुछ केसेस में आप वेजिनल प्रोलैप्स भी होता है, विजाइना का जो है वो डिसलोकेशन भी होता है। कहता है वो वीक पेल्विक मसल्स की वजह से हो सकता है। वो हो सकता है या तो किसी तरह का ये इधर से प्रेशर हो, इधर से प्रेशर हो, इसकी वजह से वेजिना जो है प्रोट्रूडेड हो जाती है, बाहर भी निकल के आ जाती है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेजिनल प्रोलैप्स, ठीक है। इम्परफोरेट वजीना भी पढ़ ली हमने कि जहाँ वजीना जो है वो बिल्कुल परफोरेशन नहीं होती उसमें, और उसको हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि जो है सिक्रीशन बाहर आ सके, ठीक है। और वजीना की साइज वेरी करता है फीमेल टू फीमेल में भी। वजीना का साइज जो है कलर भी वेरी करता है भाई। जब फीमेल इंटरसेक्शुअल कोर्सेज से पहले वजीना का कलर लाइट होगा, और इंटरसेक्शुअल कोर्सेज के दौरान जब ब्लड एनगॉर्ज होगा तो उसका कलर जो है वो कई बार डार्क हो जाता है, ठीक है। उन लोगों में भी एड्स हो सकती है जो फीमेल में ओरल सेक्स करते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कॉनिलिंगस, CUNNILINGUS, जो लीकिंग वगैरह करते हैं, वहाँ भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि किसी तरह की एब्रेशंस होंगी तो वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वुमेन में जो है वो एजैकुलेशन का प्रोसेस भी होता है, फीमेल मास्टरबेशन भी होती है, और फीमेल में भी इजैकुलेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, जिसमें ऊपर से जो है ग्लैंड्स की सिक्रीशन नीचे आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वजाइना और अ बर्थ कैनाल। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।